नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। बहुत दिनों से मैं तलाश रहा था, मतलब हैं तो मित्र ही हमारे पुराने सभी कार्यक्रमों में आते हैं, लेकिन इस युद्ध के दौरान मुझे बार-बार लग रहा था कि पंकज से बात हो, तो इनको पकड़ पाना बहुत आसान नहीं होता। लेकिन समहाउ अब जब युद्ध पूरे 31 दिन पार करके 32वें दिन में है, नया महीना उसका शुरू हो गया है, उस दिन आज पंकज हमारे साथ हैं। पंकज ने एक कार्यकाल पिछले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब के साथ बिताया है। उनके सलाहकार के तौर पर, प्रेस सलाहकार के तौर पर उनके पास बहुत सारी सूचनाओं का खजाना है। आर्थिक मामलों पर तो हम उनके साथ कार्यक्रम करते ही रहते हैं, लेकिन आज उनसे हम राजनय, अतीत में क्या-क्या हुआ, क्यों ईरान से हमारे रिश्तों में कब, कैसे इस दौरान इधर 20-25 सालों में ये स्थिति आई और ईरान कैसे इस युद्ध में यहाँ है जहाँ है वो आज 31 दिन के बाद, इन सब चीज़ों पे उनसे समझने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पर आपको ऐसी बहुत सारी सूचनाएँ मिलेंगी जिनको मैं सोच रहा था कि वो आप तक मेरे ज़रिए पहुँच जाए। तो संयोग से पंकज हैं, पंकज का स्वागत है। पंकज और हम लोगों ने, मैंने पिछले कार्यक्रमों में बताया है कि छात्र जीवन में थोड़ी बहुत जो स्किर्मिश होती है, आदमी के मन में उत्साह होता है, जोश होता है, कुछ बदलने की ज़्यादा उम्मीदें होती हैं उस उम्र में। तब से हम लोग मित्र हैं और ये आगे-आगे रहे, मैंने पीछा किया है इनका। ये पहले बीबीसी चले गए थे, फिर मैं व्यापार-व्यापार में था तो वहाँ गया तो इनके घर ही रहा। ये पहले अमेरिका चले गए थे, मैं ईस्ट यूरोप होते हुए बाद में जा पाया। तो फिर जहाँ रहे मैंने बताया है और बहुत ज़िम्मेदारी से बहुत लंबे समय तक पत्रकारिता करते रहे और अब आर्थिक विषयों पर तो बहुत सारी नई-नई इन्फॉर्मेशंस इनके ज़रिए हम लोगों को मिलती हैं। तो पंकज भाई, आज ये तो भूमिका थी, लेकिन ओपन एयर आपके लिए छोड़ते हैं। इस पूरे मुद्दे को बताइए, थोड़ा-सा अतीत बताइए, वर्तमान बताइए, भविष्य बताइए। ये ईरान ऐसा क्यों है और हम ईरान के साथ जहाँ हैं, ऐसे हम क्यों हो गए? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया शीतल भाई। नहीं, नहीं। और आप पुरानी यादें छेड़ेंगे किसी दिन, वो भी बात करेंगे। आपसे पुरानी मुलाकात की और पुरानी जो जी, हमारे साथ रहा है जी। छात्र जीवन में। और उसमें से कई चीज़ें जो हैं अभी वो छूटी नहीं हैं, मैं आपको ये बता दूँ। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो छूटी नहीं है वो ये नहीं छूटी है कि जो निर्बल है उसके साथ खड़ा होना, अंडरडॉग के साथ खड़ा होना, ये उसी समय हमने सीखा था कि अगर कॉलेज में कोई बदमाश किस्म के लड़के हैं और वो किसी को परेशान कर रहे हैं, लड़कियों को छेड़ रहे हैं, जी, तो सबसे पहले जाके खड़े हो जाया करते थे। और जी, वो आज भी जारी है कि जो निर्बल है, जो अंडरडॉग है, उसके साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। और जी। एक और शायरी उसी समय याद की थी, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ हाँ, कि हाँ। ज़ुल्मी को जो ना रोके, वो शामिल है ज़ुल्म में। साहिर हाँ, लुधियानवी साहब की ये हाँ। शायरी उसी समय हमने पढ़ी थी जी, कि ज़ुल्मी को जो ना रोके, वो शामिल है ज़ुल्म में, और जी। कातिल को जो ना टोके, वो कातिल के साथ है। क्या बात! तो क्या बात! हम जो कातिल को हैं, जो रोके वो हम कातिल के साथ अगर है। ज़ुल्मी को नहीं रोक सकते, तो हम कम से कम कातिल को टोक सकते हैं, क्योंकि हम कातिल के साथ नहीं हैं। ये छात्र जीवन में सीखा था आप ही के समय, वहाँ पर जब बैठकें हुआ करती थी, फैज़ अहमद फैज़ पढ़ा करते थे, साहिर लुधियानवी पढ़ा करते थे, पाब्लो नेरूदा पढ़ा करते थे, तो वो जी, चीज़ें अभी भी शामिल हैं। और इस ईरान के ऊपर जो ये युद्ध लादा गया है, ये ईरान युद्ध नहीं है, ईरान के ऊपर युद्ध जो लादा गया है, उसमें हम ईरान के साथ इसीलिए हैं कि ना हम ज़ुल्मी के साथ हो सकते हैं और ना हम कातिल के साथ हो सकते हैं। ठीक। और मैं आपको बताऊँ कि पर्शियन जो लोगों की बात है, उसका नाम जो है, वो फ़ारस की खाड़ी है। वो अमेरिका की खाड़ी नहीं है, वो कुवैत की खाड़ी नहीं है, वो सऊदी अरब की खाड़ी नहीं है, जी, वो दुबई की खाड़ी नहीं है, वो फ़ारस की खाड़ी है। जी, पर्शियन गल्फ़ उसका नाम है। जी, और ईरान की जो सत्ता है, ईरान का जो स्वयं उसका जो मिज़ाज है, उसकी जो सॉवरेनिटी है, वो उस खाड़ी से उसको मिलती है। और इस खाड़ी की सबसे बड़ी विशेषता आज ये है, और दुर्भाग्य है हम सभी लोगों का, कि वो बंद हो गई। लेकिन ईरान बंद नहीं हुआ है। आप लगातार देख रहे हैं, मेरा जो मैं फ़ॉलो करता हूँ
और जो देखता हूँ ऑनलाइन, पिछले समझ लीजिए 15 दिन से जितनी भी तस्वीरें अब आ रही हैं, वो ये आ रही हैं कि इज़राइल में कहाँ पर बम फूटा, यूएई में कौन-सी जो फैक्ट्री है उस पर बम चला, बहरीन में कहाँ आग लगी, ईरान की जो तहस-नहस होने की बात थी, वो अब नहीं आ रही है, आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, कोशिश कर लीजिए आप। और वो इसलिए क्योंकि ईरान जो है उसका जन्म बहुत पहले हुआ था। उसका समझ लीजिए कि उसका जो एक ज़माने में उसका जो नक्शा था वो हिंदुस्तान के पड़ोस तक हमारे यहाँ तक आया करता था। ये जो इलाका है जो पाकिस्तान में है यहाँ पर एनडब्ल्यूपी प्रोविंस जिसे हम कहते हैं ये और सिंध बलूचिस्तान तो उन्हीं के साथ था उस समय। बलूचिस्तान तक वो थे वहाँ पर और उसके बाद में वो था। तो इतना बड़ी एम्पायर थी अलेक्जेंडर द ग्रेट जो था वो उनको काबू में नहीं कर पाया। अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो एक तरफ से आ गया था पर यहाँ हिंदुस्तान से फिर वापस दूसरी तरफ से चला गया था। जी। और इसलिए उनमें एक जज़्बा बहुत है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। आपने पूछा अतीत के बारे में, तो जी। मेरी पहले सुनाता हूँ कि मेरी ईरान में एक विज़िट मेरी थी। नॉन अलाइनमेंट समिट जो हुई थी वहाँ पर नाम की 2013 में। अच्छा। तब मैं वहाँ गया था। हाँ, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ उनके सलाहकार की तरह, मीडिया सलाहकार की तरह मैं वहाँ गया था। और शायद वो पहला ऐसा मौका था कि ईरान से लाइव हम लोगों ने रिपोर्टिंग की थी और काफ़ी लोग चौंक गए थे कि कैसे ये लोग वहाँ से लगातार लाइव जो है वो ट्विटर के ऊपर और फेसबुक के ऊपर हम कर रहे थे। जी। तो ये था। अब उस की सबसे बड़ी बात मुझे अभी याद है, 3-4 दिन वहाँ पर रहे। एक तो ये कि ईरानी लोगों का हिंदुस्तानियों के प्रति जो प्रेम है, जो सौहार्द है, वो भयंकर है। और उसमें ऐसा था कि हम 2 लोग थे, मैं था, हमारे साथी थे एक आईएएस अफ़सर प्रधानमंत्री दफ़्तर के, तो हम निकल के बाहर चले गए थोड़ी देर के लिए, लोग खाना-वाना खा रहे थे। तो एक रेस्टोरेंट था जो बंद था, हमने बाहर से देखा और वो बंद था और हम खिड़की से देख रहे थे कि कुछ खाना-वाना रखा हुआ था वहाँ पर। बंदा दौड़ के आया, उसने रेस्टोरेंट खोला और उसने कहा, "हिंदुस्तानी?" हमने कहा, "हाँ।" उसने रेस्टोरेंट खोला, आधे घंटे के अंदर पूरा का पूरा पकवान वो घर से लाया, जाने कहाँ से लाया, अपना खुद का था, उसने हम दोनों को खाना खिलाया। ऐसा से बिल्कुल मना कर दिया कि आप दोस्त, वो शब्द जो है हमने वहीं से लिया। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि जो बैठक थी हेड्स ऑफ स्टेट की होती है, तो वहाँ पर जाते हैं स्पिरिचुअल लीडर जिनका कत्ल हो गया हाल में अयातुल्लाह खामेनी। उनके साथ में बैठक थी मनमोहन सिंह की और 10-15 मिनट वो मीट एंड ग्रीट बोलते हैं उसे। आप हर एक हेड ऑफ स्टेट जाते हैं, मीट एंड ग्रीट करके वहाँ से चले जाते हैं। तो 10-15 मिनट की मीटिंग थी और वो 45 मिनट चली। और जब प्रधानमंत्री आए उस मीटिंग में से मनमोहन सिंह जी, तो हमने पूछा कि भई आपकी तो बहुत लंबी बातचीत हुई होगी अलग-अलग विषयों पे, सब्जेक्ट पे, कुछ है आपके पास कहने के लिए? तो मुझे बता दीजिए, मैं इसको देता हूँ और जो मेरा काम था, मैं इसके ऊपर करता हूँ कि भई ये बात हुई दोनों के बीच में। तो मनमोहन सिंह जी ने ये बताया कि सिर्फ़ एक सवाल उन्होंने पूछा अयातुल्लाह खामेनी ने मनमोहन सिंह से और वो ये था कि हमारे यहाँ सिर्फ़ 2 कौम हैं, सुन्नी और शिया। आपके यहाँ सैकड़ों हैं। आप इतना बड़ा मुल्क कैसे चलाते हैं? तो क्या मनमोहन सिंह ने उनको बहुत लंबा एक उसकी हिस्ट्री दी। मतलब समझ लीजिए बिल्कुल मुद्दे की बात, कोई इधर-उधर की नहीं, हाउ आर यू, आपकी तबीयत कैसी है, बच्चे कैसे हैं, ये कुछ नहीं। सिर्फ़ एक सवाल पूछा और 40 मिनट तक मनमोहन सिंह को वो सुनते रहे। और मनमोहन सिंह जी ज्ञानी आदमी थे। उन्होंने पूरा उनको बताया कि क्यों हिंदुस्तान इन सब अलग-अलग तरह के धर्म, अलग-अलग तरह की विचारधाराएँ, अलग-अलग तरह के कल्चर जो सांस्कृतिक है वो उनको ले चल सकता है। उन्होंने कहा कि इसकी जड़ में जो नेहरू ने जिस तरह का हिंदुस्तान बनाया है इस वजह से हम ये सारी चीज़ें जो हैं कर पाने में सक्षम हैं और इसीलिए हिंदुस्तान अभी भी एक नक्शा उसका है और हिंदुस्तान इसलिए चल रहा है और बड़े प्यार मोहब्बत से चल रहा है। उसको खामेनी साहब ने अपनी जब वो रिलीजियस उनकी मीटिंग्स हुआ करती थी उसमें कई बार उन्होंने बोला। नेहरू का बाकायदा नाम लिया और कहा कि जो नेहरू की जो कल्चर है, नेहरू की जो सियासत है और नेहरू का जो वो है, वो बहुत ज़रूरी है हमको सीखना, ईरानियों को उन्होंने बताया। तो ये तो हमारे वहाँ पर कल्चर जो है नेहरू की वो उससे है। दूसरा
हाँ, अमेरिका और बाकी सब लोग ये भूल जाते हैं कि ईरान जो है शिया है, और बाकी सारा जो मिडल ईस्ट जिसे हम कहते हैं वेस्ट एशिया, वो ज़्यादातर सारा सुन्नी है। सिर्फ इराक में करबला के आसपास जो जगह हैं वहाँ पर, जहाँ पर इमाम हुसैन का कत्ल हुआ था, वहाँ पर शिया रहते हैं, बाकी सब सुन्नी हैं सारे लोग। अब ये बात हमको याद करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि ऐसे मुल्क को हराना बड़ा मुश्किल है, जो कि अपने शहीदों के लिए उनके मातम में हर साल सड़क पर आता है, अपनी छाती पीटता है और ताज़िए निकालता है। ये किसी धर्म में नहीं है। मैंने काफ़ी कोशिश की देखने की किस धर्म में ऐसा होता है, और ये हमारी श्राद्ध की तरह नहीं है कि श्राद्ध के दौरान हम गए अपना मंदिर में और वहाँ पर हमने अपने पितरों को नमस्कार किया और पंडितों को खिला दिया खाना, वो श्राद्ध खत्म हो गया। नहीं, ये आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने आपकी कौम के लिए कुर्बानी दी है। और अमेरिका ने सबसे बड़ी गलती ये की है कि उन्होंने ईरानियों को एक नया इमाम हुसैन जो है वो दे दिया है, खामेनी को मार करके। उससे बड़ा कोई भी अब शहीद जो है, आप देखिए आने वाले दिनों में सड़क पर जुलूस निकला करेंगे हर साल उनकी बरसी पे, जिस दिन ये युद्ध शुरू हुआ था, और लड़के जो है सड़क पर आएंगे, ताज़िए निकालेंगे। और अशूरा जो महीना जो होता है इसका, उसकी मैं बात बताऊं आपको। एक बार हमने टिकट्स बुक की थी जाने के लिए तेहरान, तो ट्रैवल एजेंट जो था, हमने तो टिकट बुक कर ली ऑनलाइन। ट्रैवल एजेंट था, जब उसने डेट्स देखी बोलता कि आपका जाना बेकार है, इसमें 30 में से 20 दिन जो है वो अशूरा के, और वहाँ पर कुछ भी खुला नहीं होगा, कोई म्यूजियम खुला नहीं होगा, जो भी पर्यटक स्थल आप जाना चाहते हैं वो खुला नहीं होगा। सारे के सारे शहर, ये इस्फहान और यज़्द, यहाँ पर हम जाना चाहते थे, बोलते हैं ये खुले नहीं होंगे। सब जगह बिल्कुल टोटल एकदम से बंद होगा, और सड़क पर सिर्फ जो मातम मनाने वाले लोग होंगे वो होंगे। अगर आपको वो देखना है तो चलें। तो इस तरह के मुल्क में शहीदों की एक नई फौज जो है वो खड़ी कर दी है अमेरिका ने इस अपने हमले से। इजराइल और अमेरिका, इन दोनों ने अपने हमले से, और इस कौम को आप नहीं हरा सकते। हाल ही में ईरान के जो वहाँ पर उनकी जो धार्मिक जो वो हैं, उनका ये कहना है, उन्होंने ये प्रपोजल दिया है कि फौज में जो एंट्री की जो उम्र है उसको घटा के 12 साल कर देना चाहिए। आप समझिए, 6 लाख उनके पास में ऑलरेडी जो हैं वो सैनिक हैं, जो कि पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट के जो सैनिक हैं उनको मिला लीजिए तो इतनी, उससे भी ज्यादा उनकी सेना बैठती है। और अब वो ये कह रहे हैं कि 12 साल से बड़ा का बच्चा होगा वो जाके शहीद होगा। इस मुल्क को आप नहीं हरा सकते। आप देख लीजिए कि पिछले दिनों में जिस तरह से एक एक चीज का जवाब वो दे रहे हैं। आपने उनका एयरपोर्ट जो है उस पर बमबारी की, उन्होंने जाकर के वो दुबई और बहरीन के एयरपोर्ट पर बमबारी कर दी। आपने उनकी यूनिवर्सिटी के ऊपर बमबारी की, उन्होंने पूरा का पूरा जो साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट है फार्मास्यूटिकल का, इजराइल का, जो दुनिया भर को एक्सपोर्ट करता है दवाइयाँ फार्मास्यूटिकल, वो पूरा का पूरा उन्होंने तहस नहस कर दिया। आप ने हॉर्मुज में वहाँ पर उनकी जहाज़ गिराए, और उन्होंने आप शुरू कर दिया कि हम आपके जहाज़ गिराएंगे, और वो अटैक शुरू हो गया, हॉर्मुज को बंद कर दिया। तो ईरान से पार पाना बहुत मुश्किल है। हमारा मुल्क ही नहीं, दुनिया इस समय एक इकोनॉमिक क्राइसिस, बहुत बड़ी आर्थिक संकट के बाएं पे खड़ी हुई है। और जल्द से जल्द अगर ये युद्ध खत्म नहीं होता तो आप समझ सकते हैं कि ये युद्ध 10, 12, 14, 15 साल चलेगा, क्योंकि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये उनके इतिहास में हमेशा रहा है कि जब भी कुर्बानियां दी गई हैं, उन कुर्बानियों के सहारे वो आगे बढ़ते रहे। अब नई स्थिति ये है कि इराक जो है वो भी उसमें एक फटा है जो उनके साथ में आ गया है। अब अकेला करने की जो चक्कर थी कि हिंदुस्तान को भी अपने साथ ले लो, इजराइल हमारे साथ है, पूरा मिडल ईस्ट साथ में हो जाएगा, नेटो को हम करके साथ में ले लेंगे, अब वो स्थिति नहीं है, वो ख़त्म हो रही है। नई खबर ये है, आपको जानकारी मैं आपको दे दूं कि पाकिस्तान के जो जनरल मुनीर साहब हैं, उनका ये कहना है कि जो मीटिंग होगी पाकिस्तान में, वो जाकर के उसकी उस पर वो सलाह मांगेंगे चीन से।
गारंटी चीन की लेंगे। हाँ। गारंटी चीन की लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को चीज की गारंटी दे नहीं सकता। उनका तो अपना खुद क्या बोलते हैं अर्थव्यवस्था जो है वो इतनी खराब है, तो गारंटी आप चीन से लेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि किस स्तर का ये मामला है कि ऑस्ट्रेलिया में जो है वो कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, बांग्लादेश में जो है वो अपने ऑफिसेज बंद हो गए हैं। श्रीलंका ने तो बाकायदा कह दिया है कि हम 4 दिन का हफ्ता जो है वो लागू कर रहे हैं। तो ये जो युद्ध है ये हमको सबको और खासकर इसराइल को और अमेरिका को ये गलती थी, ये गलती है कि आप ईरान से जीत सकते हैं, आप ईरान से नहीं जीत सकते हैं। ईरान मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन वो घुटने नहीं टेकेगा। और इतना वो आपका जो नुकसान करेगा, जो कि अब शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं, रोज तस्वीरें आ रही हैं, एलपीजी की कमी है, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, ढाबे बंद हो रहे हैं। मुझे एसोसिएशन के एक सज्जन मिले थे, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन के एक सज्जन हैं, और उनसे मेरी बात हो रही थी, भैया मैंने कहा कैसे चला रहे हो? तो बोलते हैं कि अभी जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर तो हम लोगों के पास में पीएनजी है, कई के पास में इलेक्ट्रिसिटी वाले स्टोव बड़े बड़े हैं, लेकिन जितने भी छोटे जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं उनकी हालत बहुत ख़राब होने वाली है, और गरीब जो है वो इसमें मारा जाएगा। जितना आप गरीब हैं वो उसमें आप मारे जाएंगे। तो ईरान को आंकना जो है ये तभी मुमकिन है जब आप ईरान गए हों, आपने वहाँ पर लोगों को देखा हो। अभी कुछ साल पहले तक की बात है कि $12,000 उनकी पर कैपिटा इनकम होती थी। हम अभी 3,000 पर अटके हुए हैं। अभी भी मरा हाथी $1.25 का $4,000 पर कैपिटा इनकम है ईरान की, अभी भी। और उनका जो खर्चा है रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर, वो हमारा 5-6 गुना है हिंदुस्तान का। तो ये जो आप ड्रोन देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं कि लगातार किस तरह से वो हमला बनाए हुए हैं, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो अमेरिका और इजराइल ने शुरू की थी कि हम डोम बना देंगे, आयरन डोम बना देंगे। 3 तरह के आयरन डोम उन्होंने बनाए हैं, 3 में से कोई भी अब काम नहीं कर रहा है। और कल मुझे बड़ी अजीब सी बात एक मालूम पड़ी, हमारे मित्र आए हुए हैं दुबई से, कि ईरान जो है वॉरफेयर में उसकी इतनी ज़्यादा उनकी तरक्की उन्होंने की है कि अब वो करते क्या हैं कि पहले मिसाइल भेजते हैं जिसमें सिर्फ फ्लेयर होते हैं। तो आपने जाकर, ऐसे रॉकेट होता है ना दिवाली पे, तो आपने रॉकेट कर दिया, नीचे जो बैठा हुआ है वो उनसे घबरा करके वो अपने सारे एंटी रॉकेट दाग देता है, और जब एंटी रॉकेट खत्म हो जाते हैं तब वो असली मिसाइल भेजता है। तो ये बड़ा मुश्किल है। उनके ड्रोन जो है वो रडार की पकड़ में नहीं आते। तो आप समझ लीजिए कि ज़मीन से सिर्फ 300-400 मीटर ऊपर चलते हैं, कोई रडार नहीं पकड़ सकता उनको, छोटे से हैं। $20,000 का होता है। $20,000 के ड्रोन ने $500 मिलियन, $1.5 बिलियन का जो एवैक है अमेरिका का, सऊदी में एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ था, उसको तहस-नहस कर दिया। तो ये डेविड और गोलियत की कहानी हमने सबने सुनी है बचपन में। अब मजे की बात यह है कि जो डेविड था उस समय वो इजराइल के साथ लड़ रहा था। यहां पर जो डेविड है वो इजराइल के खिलाफ, और उसमें भी आपको मालूम था कि कौन जीता था, और इसमें भी आपको देर बदेर मालूम पड़ जाएगा कि कौन जीतने वाला है। तो ये जो स्थिति बनी है आज, ये भयंकर स्थिति है ये हिंदुस्तान में। बताइए, मनमोहन सिंह साहब के ज़माने में जो हमारी नीति थी ईरान को लेके, अमेरिका को लेके, दुनिया को लेके, इधर 12 सालों में उसमें क्या-क्या चीज़ें आप पा रहे हैं, जिनकी वजह से हम आज वहाँ हैं जहाँ आज हम हैं? क्या-क्या चीज़ें आपने देखी कि हमने क्या स्टेपिंग हमारी गलत हुई कहाँ-कहाँ? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैंने आपको बताया कि नैम की समिट हुई थी, हिंदुस्तान गया था उसमें। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री उसमें मिलने गया था वहाँ पर, उसने वहाँ पे तकरीर की थी। इस बार आप इज़राइल में नेसेट में जाकर के तकरीर कर रहे हैं, वहाँ पर अवार्ड ले रहे हैं। ये अगर आप 2 देखें उसको तो ये बड़ा वो है। आप जाकर के नेसेट में बोल रहे हैं, उनकी जो पार्लियामेंट है इज़राइल की, वहाँ पर सबको आप वो कर रहे हैं। एक भी बार, पूरा मैंने भाषण पढ़ा, एक भी बार उसमें जो शब्द है पीस, वो नहीं कहा गया।
और 2 दिन बाद वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा जो युद्ध है वो शुरू हो जाता है। तो या तो आपको मालूम नहीं था। 27 को ये लौटे, 28 की सुबह हमला हो गया। हाँ, तो या तो आपकी जो गहरी दोस्ती है इज़राइल से, उसमें वो आपको दोस्त नहीं समझते कि इतना बड़ा वो कदम उठा रहे थे, आपको कुछ नहीं बताया। और अगर आपको मालूम था तो और ज़्यादा खतरनाक है कि वहाँ पर आपने उसको रोका क्यों नहीं? आपने उनसे कहा क्यों नहीं कि भाई आप शांति से, हम लगातार सुनते रहते हैं कि बौद्ध की धरती है, युद्ध की धरती नहीं है। बुद्ध की धरती है, युद्ध की धरती नहीं है। कई बार कहा गया है इस बात को लेके। बुद्ध का नाम आप जो है वो बर्बाद कर रहे हैं। आपने वहाँ पर एक भी बार ये नहीं बोला कि यहाँ पर शांति होनी चाहिए मध्य पूर्व में। आपने आपके जो दोस्त थे नेतन्याहू साहब, उनसे ये नहीं कहा कि भाई लड़ाई-वड़ाई आप सब बंद करो। गज़ा की छोड़िए, वो तो नई लड़ाई शुरू कर दी उन्होंने। तो ये जो फ़र्क है, मनमोहन सिंह जी गए थे, मैं बताऊँ, बहुत बड़ी बात, वो छोटी-सी बात है लेकिन उसका वो असर क्या है? उसका असर ये है कि वहाँ पर जब गए थे तो वहाँ पर सिख समुदाय के लोग मिलने आए। डेलीगेशन आया सिख समुदाय का। अब आपको ये भी बता दूँ कि आप रिलेशन की बात कर रहे थे कि ईरान का जो टायर का जो बिज़नेस है, वो सारे पंजाब के सिख संभालते हैं। 80% जो बिज़नेस है टायर का, मोटर के टायर का जो बिज़नेस है, वो सिख लोग वहाँ पर संभालते हैं। उनका डेलीगेशन आया तो इसलिए हमको पढ़ाई-वढ़ाई करनी पड़ी, भई क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो उन्होंने बोला कि जी हम बड़े खुश हैं, यहाँ पे सब कुछ ठीक-ठाक है, ये है। हमको गुरुद्वारा जो है वो तेहरान का जो गुरुद्वारा है, उसमें हमें थोड़ी और ज़मीन चाहिए, ताकि हम वहाँ पर क्रेमेटोरियम भी बना लें, क्योंकि निशान साहब जितना ऊँचा होता है, उसके साथ-साथ गुरुद्वारे का जो बाहरी जो उसकी वो होती है, उतनी ऊँची हो जाती है। बोलता हम निशान साहब और बड़ा करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने बाकायदा वहाँ पर प्रधानमंत्री से बोला कि इनको और ज़मीन दी जाए। तो ये फ़र्क है कि एक प्रधानमंत्री अपने हिंदुस्तान के लोगों के लिए वहाँ पर छोटी-सी संख्या है, उनके लिए वहाँ पर प्रधानमंत्री से बात कर रहा है कि इनको और आप थोड़ी-सी ज़मीन दे दें ताकि ये अपना कल्चरल चला सकें। 2016 में तो मोदी जी भी गए थे वहाँ। 2016 में तो मोदी जी भी तेहरान गए थे। तो वो तो बड़ा सिंपल है कि आप चोर से कहे तू चोरी कर और पुलिस से कहे तू पकड़। तो इस तरह से काम नहीं चलता। अंग्रेजी की कहावत है हंटिंग हंटिंग विद द हाउंड एंड रनिंग विद द हेयर, कि एक तरफ तो हम अरे हमारा सिविलाइजेशनल दोस्ती है, हमारा ये है, हमारा वो है, लेकिन आपने एक भी शब्द नहीं बोला। उनका सबसे बड़ा जो स्पिरिचुअल लीडर है, उसका कत्ल हो गया उसके घर के अंदर। आपने ये नहीं कहा कि बड़ा खराब हुआ। भाई सड़क पे कुत्ता मर जाता है तो आप रोक करके सोचते हैं कि बहुत खराब हुआ, लेकिन आपने एक शब्द नहीं बोला। जब आपके ऊपर प्रेशर पड़ा तब आपने एक सेक्रेटरी लेवल के आदमी को भेजा। बहुत अच्छे आदमी हैं विक्रम मिस्त्री साहब, उनके साथ काम कर चुका हूँ मैं प्रधानमंत्री के दफ्तर में, बहुत अच्छे आदमी हैं। लेकिन आपने सेक्रेटरी को भेजा, फॉरेन सेक्रेटरी को, कि दस्तखत करके वहाँ से आप आ जाइए कि भाई हम इसकी मजम्मत करते हैं और इसकी निंदा करते हैं जिस तरह से हुआ। कंडोलेंस, निंदा नहीं की, कंडोलेंस बोला कि साहब हमें बड़ा दुख है इस बात का। अरे अच्छा आपको ये निंदा करनी बताइए, 19 मई में जब हमने अमेरिकी सैंक्शन की वजह से ईरान से व्यापारिक रिश्ता तोड़ा, तेल-वेल खरीदना बंद किया, उसका विकल्प क्या था हमारे पास? भाई उसका विकल्प ये था कि आप बोल दें उनसे कि हम खरीदना बंद नहीं करेंगे। आपको मैं बताऊं, इससे पहले 2007 या 2008 में यही कहा गया था और मनमोहन सिंह ने मना कर दिया था कि वी विल नॉट स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम ईरान। ये बिल्कुल। ये बड़ी ये बात बता रहे हैं। ये ये आप क्या बोलते हैं, गूगल कर लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। ही सेड वेरी क्लियरली कि ये हिंदुस्तान अपने जो कदम हैं, अपने जो निर्णय हैं, अपने जो डिसीजन है वो अपने आप लेगा और हम ये आपकी जो डिमांड है इसको बॉयकॉट करने की, ईरान के तेल को, वो हम इसको नहीं मानते। ही इज ऑन रिकॉर्ड, तमाम अखबार में उस टाइम से बात हुई और बड़ी वाहवाही हुई थी। लोग आए थे, लखनऊ से लोग आए थे मिलने के लिए, धन्यवाद देने के लिए मनमोहन सिंह को, शिया जो लोग थे, कि आपने ये बहुत अच्छा कदम उठाया। तो हम जो है वो ये किया करते थे। अब अमेरिका बोल देगा रूस से खरीदना बंद कर दो तो हम रूस से खरीदना बंद कर देंगे, और बोलो ईरान से खरीदना बंद कर दो, हम ईरान से खरीदना बंद कर देंगे। तो आपकी अपनी संप्रभुता कहाँ गई?
हिंदुस्तान जो है 5000 साल पुराना मुल्क है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है। हम लोग जो हैं जो चीज़ ठान लें अगर, तो वो करके दिखाते हैं। हम लोग स्पेस में बहुत बड़ी एक शक्ति हैं और हमारे जो लोग हैं हिंदुस्तानी, वो पूरी की पूरी दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियाँ चला रहे हैं, पेरिस से लेकर के कैलिफ़ोर्निया तक। और आप ये एक किसी के कहने पे बोल देंगे कि साहब कि हम आपसे तेल नहीं खरीदेंगे, आपसे ये नहीं खरीदेंगे, वो नहीं खरीदेंगे, इसका क्या मतलब है? तो ये बताइए कि क्या नाम, अब इसके थोड़ा आपसे समय के लिहाज से आर्थिक पक्ष भी समझ लें। इस युद्ध में ऑलरेडी बहुत हमें नुकसान हो चुका है, लेकिन अगर ये युद्ध चलता है, आपको पहले तो क्या लगता है, क्या ये युद्ध चलेगा, या ट्रंप अब इस हफ्ते, जैसा वाशिंगटन पोस्ट में कल खबर आई है या आज ही आई है शायद, कि ट्रंप अल्टीमेटली यहाँ से भागेंगे, विड्रॉ कर जाएंगे? ट्रम्प जो हैं, वो जो भाषा है आगरा की जहाँ पर हम और आप मिले थे पहली बार, आप वहाँ कॉलेज में, तो वहाँ जी। पर एक बात कही जाती है कि पतली गली ढूँढ रहे हैं। तो ट्रम्प जो इस समय है वो पतली गली ढूँढ रहे हैं ताकि वो इसमें से निकल लें, क्योंकि उन्हें मालूम पड़ गया है कि अगर उन्होंने ग्राउंड फोर्सेस कमिट कर दी और वो उतर गई, तो नहीं, उनका तैयारी पाला तैयारी तो की है उन्होंने। यार भाई ठीक है, एक तो एयरबोर्न एयरबोर्न वो सब बुला लिए, मरीन्स जापान से चले आए, 50,000 लोग पड़े ही हैं उनके इधर उधर। बंदर घुड़की और गीदड़ भभकी, ये 2 शब्द आपको याद होंगे, ये भी आगरा के शब्द हैं। तो ये जो है, आप भभकी दे रहे हैं, घुड़की दे रहे हैं, और बंदर और गीदड़ दोनों में ये बात है कि आप एक डंडा उठा लीजिए हाथ में, चलाइए भी मत, सिर्फ डंडा हाथ में उठा लीजिए, दोनों भाग जाते हैं। अब आप बताइए, आर्थिक चैलेंजेस आने वाले 6 महीने में भारत के लिए इस साल क्या है? इस 1 सबसे बड़ी महीने में ही बात, जो हो चुका है वो बताइए। आर्थिक चैलेंजेस की बात में सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि कल शाम को सीएनबीसी के ऊपर एडिटर्स जो हैं उनकी बात कर रहे थे और उन्होंने बड़ा खुशी का इस बात पे इज़हार किया कि अगले 10 दिन में 4 दिन सिर्फ मार्केट चलेगा, मतलब खुलेगा स्टॉक बाजार, और 6 दिन बंद रहेगा। सो अच्छा। उनके मुंह से निकल गया व्हाट ए रिलीफ, क्योंकि वो ये महावीर जयंती है और ये सब कई सारी चीज़ें हैं, तो वो ये है, तो व्हाट ए रिलीफ उनके मुंह से निकल गया। तो देश के सबसे बड़े बिजनेस चैनल के जो एंकर्स हैं, पढ़े लिखे 3-4 लोग बैठते हैं उसमें, जब वो कह रहे हैं कि ये रिलीफ है कि भाई मार्केट जो है ये खुलेगा बंद नहीं, रहेगा। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इसके क्या इम्कान है कि यानी वो आप, डर रहे हैं, वो डर रहे हैं कि मार्केट खुलेगा तो हम जो डाउन जा रहे सबको हैं मालूम वो। सबको मालूम है कि अगर मार्केट खुलेगा तो वो नीचे जाएगा, और सारे के सारे रिकॉर्ड जो पुराने कोविड के बाद जो से पहले के जो बने हुए हैं, वो इसमें टूटने जा रहे हैं। कोविड में जितना मार्केट गिरा था वो 23% के आसपास, अगर ये ऐसे चला तो ये मार्केट उससे भी ज़्यादा गिरेगा। प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं कि हमें कोविड जैसी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उनको इम्कान है, क्योंकि उनको बताया होगा जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, आरबीआई के लोग हैं, उन्होंने बाकायदा ब्रीफ किया होगा कि अगर ऐसा चला तो ये ऐसा होगा, और इसीलिए उन्होंने अभी से कोविड का नाम लेना शुरू कर दिया है। एक दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ये जो खरीफ की जो फसल आ रही है, ये तो हम निकाल लेंगे। मेरी एक बात हुई एक जानकार से, जो कि ग्लोबल जानकार हैं खाद्य वस्तुओं और खाद के बारे में, उनका ये कहना था कि अभी हमारे पास में बफर है, क्योंकि जितना भी खरीफ में लगना था वो पाइपलाइन में है, वो आ गया है हिंदुस्तान में। लेकिन आगे जो रबी की फसल आएगी जाड़े वाली, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तब तक जो लॉजिस्टिक्स के हिसाब से जो वहाँ से जहाज़ चल देने चाहिए थे, जो जाड़े के जहाज़ अभी चल देने चाहिए थे गर्मी में, वो नहीं चले। तो ये आप समझ सकते हैं कि अभी भी 55 से 60% लोग हमारे मुल्क के, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो कृषि के ऊपर निर्भर हैं, ये हम सब जानते हैं। आप खुद गांव के रहने वाले हैं, आपको मालूम है। और अगर इस तरह से अगली जो फसल है वो उसके ऊपर हम खाद पूरी नहीं दे पाते, तो ये समस्या होगी। सरकार तो बोलेगी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सरकार लगातार कह रही है एलपीजी की कोई कमी नहीं है, और लोग जो हैं वो एलपीजी के और पेट्रोल पंप पर वो लाइनें लगाए हुए हैं सब जगह, क्योंकि लोगों को मालूम है और कि कौन अगर कौन से क्षेत्र हैं, और कौन कौन से क्षेत्र हैं? जैसे एक्सपोर्ट्स में जाहिर है कि हमारा बहुत खेती सारा हो गया, एक्सपोर्ट्स में ही होता एक्सपोर्ट्स है। तो हमारा वैसे ही बंद हो रखा था। एक्सपोर्ट्स, मैंने कुछ स्टार्टअप के लोगों से बात कर रहा था, तो उनमें से एक स्टार्टअप है जो कि यूरोप से माल खरीद के और चाइनीज़ उसमें पैकेजिंग करके हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट करते हैं।
तो उनको कहना था कि जो पैकेजिंग का माल है वो तो आ गया, लेकिन जो उसका कंटेंट है, जो यूरोप से आना है वो नहीं आया है। और कहना उनका ये है कि हमको कम से कम 3-4 महीने हमारा डिले हो जाएगा, यानी 3-4 महीने आप समझ सकते हैं, वो उसमें वो हो जाएगी। तो एक्सपोर्ट्स में सबसे बड़ी बात ये हो गई। आईटी इंडस्ट्री में आप देख लीजिए, आईटी इंडस्ट्री में अभी थोड़ा-सा ठीक-ठाक होना शुरू हुआ था, क्योंकि लोएस्ट लेवल पर चल रही है। इस समय जो निफ्टी 50 है हमारी, उसके 50 में से जो 42 जो उसकी कंपनियां हैं, वो इस समय उनके स्टॉक्स एकदम से डाउन हैं। और वो इसलिए कि सबको मालूम है कि वो कर नहीं सकते। हमने अपने आप को, आप समझ लीजिए कि हमारा एक्सपोर्ट तो हमारा तब होगा जब हमारे इंपोर्ट आ जाएं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें अब हम जो बना रहे हैं, जो हम ये आईफोन बनाते हैं, ये चाइना से इंपोर्ट करते हैं माल, कच्चा माल, उसको यहाँ पर बनाते हैं, फिर जाता है। दूसरा जो तेल है, तेल का हम काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम कच्चा तेल लाते हैं, उसको परिष्कृत करते हैं और फिर वो जाता है। तो वो हमारा एक्सपोर्ट का एक बड़ा वो है। जेम्स एंड ज्वेलरी का है। सूरत शहर में इस समय हाल ये है कि वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि गाड़ियाँ चल रही हैं, ट्रेन जो चल रही हैं, इन्हें स्पेशल ट्रेन चलानी पड़ेगी, क्योंकि जो सारे वहाँ के कामगार लोग हैं वो वापस लौट रहे हैं वहां से, तो आ रही है फोटोज, वीडियो आ रहा है। रिपोर्ट आज ही छपी है इंडियन एक्सप्रेस में कि वो 3 स्टेशन पे गए मुंबई में, 3 रेलवे स्टेशन पे गए और उन्होंने वहाँ पर लोगों से पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं, तो उनका कहना ये है कि यहाँ पर एलपीजी नहीं है और खाने के लाले पड़े हुए हैं और बाजार में खाना बहुत महंगा है, इसलिए या तो हम खुद जा रहे हैं या 4 लोग रहते हैं वो 2 को वापस भेज रहे हैं। तो ये इसका असर वो कोविड में जो हुआ था उस तरह का हमें ऑलरेडी अब दिखाई देने लग रहा है। सबसे बड़ी इसमें समस्या की बात यह है कि लगातार ये कहते हुए कि कोई समस्या नहीं है और कोई पैनिक ना करें, ये आप जनता को विश्वास में नहीं ले रहे हैं। ये ठीक वैसे ही है कि एक डिस्ट्रिक्ट में दंगा चल रहा है और एसएसपी, डीएम लगातार कहते रहे हैं कि स्थिति जो है वो तनावपूर्ण है मगर नियंत्रण में है। अच्छा, ये बताइए, जो इस युद्ध का जो भी 1-2 महीने या हफ्ते 10 दिन में जो भी हश्र होगा, क्योंकि ये तो अब इस मामले में आम राय होती जा रही है कि अमेरिका और इजराइल इसको जीत नहीं सकते, वो किसी न किसी बहाने से इससे विड्रॉ करेंगे। कब करेंगे ये तय होना बाकी है। अगर न्यूक्लियर हो जाता है तो वो एक अलग परिस्थिति होगी, अगर वो होगी तो हमारी समझ से बाहर है, वो देखेंगे उससे। लेकिन अगर ये परिस्थिति जैसी है ऐसी रहती है, और मान लीजिए कि वो ये प्रयास भी कर लेते हैं कि कुछ लोगों को कहीं वो कुछ जमीन पे उतारते हैं और उसके बाद कैजुअलिटीज होती हैं, फिर भागते हैं, वो दोनों सूरतों में रिजल्ट तो एक ही होगा। तो जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें जो ऑर्डर चेंज होगा इस युद्ध के बाद, जैसे ये सभी कह रहे हैं कि ईरान पे हमला करने वो आए थे रिजीम बदलने, और उसके जरिए चीजों को और कंट्रोल में लेने, जैसा ट्रंप ने खुद ही कह दिया है अब तो कि मुझे ईरान का तेल पसंद है। लेकिन अब हालत ये हो गई, ईरान का तो छोड़िए, दुबई का, सऊदी अरब का, कतर का, कुवैत का, इराक का, इनका सबका तेल वाया ईरान जाएगा, और ईरान उसमें लगा रहा है कि आप सब वाया चाइनीज युआन में करिए। हॉर्मुज की खाड़ी बंद है, वहां से वो टैक्स ले रहा है। उसका जो आपने कहा था कि एटॉमिक काम बंद करो, अब वो आपकी स्थिति नहीं रहेगी कि उसको आप कह पाइए, और वो बंद करेगा कि नहीं करेगा कोई नहीं जानता, और क्यों करेगा ऐसी परिस्थिति में। ये नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये अमेरिका के जो पतन है उसकी एकदम शुरुआत है। थोड़ी सी जल्दी से छोटी सी हिस्ट्री में आपको बता देता हूँ कि ब्रिटिश एम्पायर जब खत्म हुई है वो इसी वजह से खत्म हुई थी कि ब्रिटिश एम्पायर ने हिंदुस्तान में, चीन में और यहाँ पर वो उसकी जो अच्छी दुकानदारी चल रही थी, वो दुकानदारी छोड़ करके वो कंबोडिया में जो किंग था उसको बदलने के चक्कर में था ब्रिटिश एम्पायर। इराक में कुछ हो रहा है, वहाँ पर जा करके वो वहाँ पर बदल रहे हैं। बेडुइन जो लोग हैं वहाँ के, सऊदी अरेबिया के, वहाँ पर आप तेल खोजने गए थे और वहाँ पर आप रिजीम चेंज करने लगे। उसके बाद में हिंदुस्तान और कई अफ्रीकी मुल्क में उनके खिलाफ एकदम से आक्रोश शुरू हो गया और ब्रिटिश एम्पायर का खात्मा वहाँ पे शुरू हो गया, क्योंकि एम्पायर वो डिस्ट्रैक्ट होने लगी।
जो उसका मिशन था, उस मिशन से वो डिस्ट्रैक्ट होने लगी और समझ लीजिए कि जहाँ पर सूरज नहीं डूबता था ब्रिटिश एम्पायर में, वो 14 साल के अंदर वो सिमट के एक छोटे से द्वीप पर वापस चली गई। अमेरिका ने ये डिस्ट्रैक्शन है, आपको अपनी अर्थव्यवस्था देखनी चाहिए। लोगों को वहाँ पर दवाइयाँ जो है वो नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो दवाई हम और आप दिल्ली में या किसी भी गाँव में खरीद लेते हैं ओवर द काउंटर, उसके लिए वेटिंग शुरू हो गई है और उसके दाम 10-10 गुना है अमेरिका में। तो ये वहाँ पर एक हाल जो है वहाँ पर ये है। अमेरिका में इस समय जो बेघर लोग हैं, होमलेस जो पीपल हैं, उनकी संख्या हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा है। क्योंकि पहले ये हुआ करता था, बेघर लोगों उनको भेज दिया, किसी नए शहर में भेज दिया कि आपको हम जगह दे रहे हैं। जैसे पूरा जो वेस्ट है, वो ऐसे ही हुआ कि सरकार ने बोला कि हमको आपको जगह दे रहे हैं, आप जाइए, वहाँ बसिए और खाइए और कमाइए। अमेरिका पूरा बसा ही ऐसे है। तो उनकी जो है वो संख्या सबसे ज़्यादा है। 2025 ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि अमेरिका जाने वालों की संख्या कम है माइग्रेंट की, अमेरिका छोड़ने वालों की संख्या ज़्यादा है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये आप समझ लीजिए, जब से कोलंबस गया है वहां पर, तब से लेके अब तक पहली बार ऐसा हुआ है। आखिर में एक सवाल का, तो हमारे विश्वगुरु का क्या हाल रहेगा इस नई परिस्थिति? उनके बारे में मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, उनके बड़े आदमियों के बारे में छोटों को नहीं बोलना चाहिए। तुलसीदास जी कह गए हैं इस बारे में कि बड़े मुंह छोटी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमारी जो सरकार है उसके बारे में मैं कह सकता हूँ कि हमारी सरकार ने इस पूरे मामले को पूरी तरह से मिसकैलकुलेट किया है। और जाहिर है सरकार के वो अगुवा हैं प्रधानमंत्री जी, ये जिम्मेदारी उनकी भी है। पार्लियामेंट के सेशन में आपने बात नहीं की, आपको बाकायदा एक स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाना चाहिए। उसमें लोगों को बताना चाहिए कि आरबीआई जो है वो बैंकों पर लिमिट क्यों लगा रहा है। आरबीआई ने लिमिट लगा दी है फॉरवर्ड ट्रेडिंग की डॉलर पे कि 100 मिलियन से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। ये वैसी ही बात हो गई जैसे कि एटीएम में जब पैसे पर लिमिट लगा दी गई थी, ये जो इतने निकाल सकते हो नोटबंदी के बाद में कि हाँ 10,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते, इतने ज़्यादा। ये एक उस तरह की चीज़ है जो आरबीआई ने की है कि हमारी कंपनियां जो हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो फॉरेन एक्सचेंज में फॉरवर्ड जो ट्रेड होता है उसमें 100 मिलियन से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो आप ये समझ सकते हैं कि वो स्थिति एक स्तर पर आ रही है। ये जो अगर अगली बार मैं आपको खुदा ना खास्ता ना हो, और मैं चाहता हूं कि ऐसा ना आए, हमारे देश को ऐसा देखना पड़े, ये जो समस्या आएगी, ये नोटबंदी और कोविड, ये दोनों को मिला करके उससे बड़ी समस्या होगी अगर ये समस्या आती है तो। इसी आपके नोट पर मैं शांति चाहता हूं इसीलिए कि कम से कम हमको वो दिन ना देखना पड़े जो हम देखना नहीं चाहते। इसी बड़ी बात पर जो छोटे मुंह से कही जाती है, इस कार्यक्रम को समेटते हैं। पंकज जी से तो बहुत खजाना निकालने की जरूरत रहती है, तो फिर पकड़ेंगे इनको, फिर पूछेंगे इनसे। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भाई। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शीतल।